हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पिछले सप्ताह में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं जो कि हमारे आगामी एग्जाम्स के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन सारे क्वेश्चंस के साथ मैं राहुल यादव यहाँ पे उपस्थित हूँ और आप सभी लोगों का राहुल एडुकेयर में स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसने किस शहर में अटल युवा महाकुंभ, ध्यान रखिएगा, अटल युवा महाकुंभ, चूँकि अभी आप लोगों को याद होगा कि हमारे यहाँ जो है कुंभ मेला चल रहा है और इसकी वजह से हमारे पास जो होगा लोग प्रयागराज के चक्कर में पड़ेंगे अगर ऑप्शन में दे दिया जाए तो मैं आपको कंफ्यूज ना करते हुए इसमें ऑप्शन ही नहीं रखा हूं। तो अगर सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा आपका लखनऊ। ठीक है, तो ये जो आपका लखनऊ है यहाँ पे हमारा अटल युवा महाकुंभ का शुभारंभ किया गया है और ये जो शुभारंभ किया गया है इसके पीछे अगर हम लोग बात करते हैं कुछ तथ्यों का तो कुछ तथ्य आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करते हैं जो योगी आदित्यनाथ जी हैं हमारे, इन्होंने ही इसका शुभारंभ किया है और इसको शुरू कब किया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में। ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जन्म शताब्दी है उसे मनाई गई है। ठीक है, आगे प्रश्न में है उसको हम लोग, हमारी जो बीजेपी सरकार है, जो हमारे मोदी जी हैं, इन्होंने हाल ही में क्या है, हाल ही का मतलब पिछले समय में, पिछले 2 सालों में इन्होंने इसको सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया हुआ है। ठीक है, तो हर साल हम इनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और इस बार इनका जो है वो शताब्दी वर्ष था। इसके उपलक्ष्य में योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया है, उन्होंने युवा महाकुंभ का शुरुआत किया है लखनऊ से, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें, कान्हा पेंच और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन आपके लिए इजी हो सकता है क्योंकि इसको मैंने कई बार आपको याद करवाया है, तो इसमें ज़्यादा आपको नहीं ध्यान रखना है। फिर आप सोचेंगे सर इतना बार आप याद करवा चुके हैं तो आखिर इस क्वेश्चन को आपने इसमें क्यों लिया, वो भी करंट अफेयर्स में? तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार है इन्होंने क्या किया है, 15 बाघों को, जिसमें से 12 बाघिन थे और 3 बाघ थे, उनको राजस्थान के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, ठीक है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लिए स्थानांतरित कर दिया है यहाँ से। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो चीज़ें चर्चा में होती हैं वहाँ से प्रश्न जो होते हैं स्टैटिक भी बनते रहते हैं। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि बाघों के मामले में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है 785 बाघों के साथ, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है 563 बाघों के साथ, और अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे तो उत्तराखंड है 560 बाघों के साथ। ठीक है, तो ये आपको तथ्य याद रखने हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रश्न जो है दूसरे तरीके से पूछा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में हर वर्ष किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये भी अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही घोषणा हुई थी। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। हर वर्ष हम लोग किस दिन मनाते हैं? तो हम लोग मनाते हैं इसको 26 दिसंबर को। ठीक है, किस दिन मनाते हैं? 26 दिसंबर को जो होता है हम इसको मनाते हैं क्या? वीर बाल दिवस। अगर आपको बात किया जाए कि 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो इस दिन जो है चौधरी चरण सिंह का जो है वो हैप्पी बर्थडे है। ठीक है, इसलिए इसको किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। याद आपको इसलिए भी रखना है क्योंकि इनको हाल ही में भारत रत्न प्रदान किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 25 दिसंबर को, तो ये सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का हैप्पी बर्थडे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसी दिन मदन मोहन मालवीय जी का भी हैप्पी बर्थडे है 25 दिसंबर को ही। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है वीर बाल दिवस, तो वीर बाल दिवस मनाने के पीछे जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनके जो छोटे बेटे थे जोरावर सिंह, ठीक है, और फतेह सिंह, ये दोनों याद रखिएगा, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनकी बहादुरी के लिए याद किया जाता है क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये 1705 में, ठीक है,
इनको मुगलों ने पकड़ा था और मुगलों के खिलाफ जो है गुरु गोविंद सिंह का आप लोगों ने सुना होगा कि काफ़ी ज़्यादा द्वंद्व चलते थे, काफ़ी मतभेद हुआ करते थे और इसके लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। तो इसलिए इनको जिंदा जो है वो दीवालों में चुनवा दिया गया था। तो इनके बलिदान को याद करते हुए 2022 में इसकी घोषणा की गई थी कि हर साल 26 दिसंबर को हम लोग क्या मनाएंगे, वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, ये आपके लिए सोलर वगैरह की या फिर जो भी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड करंट बनते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पे इसको शुरू किया गया है, तो इसको शुरू किया गया आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब इसके अगर तथ्यों की हम बात करते हैं तो कुछ तथ्यों को आपको ध्यान रखना है। पहले तो इसका उद्घाटन कब किया गया, यानी इसकी शुरुआत की गई है, तो नॉर्मली हम लोग देखा जाए तो ये 25 दिसंबर 2024 को ही इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, आपको याद होगा मैंने कई बार आपको बता रखा है कि 2070 तक भारत जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा हुआ है, जिसके तहत इसको शुरू किया गया है। ठीक है, और अभी आपको पता है इसी साल जनवरी माह में क्या हुआ था, सूर्य घर योजना भी चली थी, तो उस योजना को भी आपको याद रखना है। आइए अगला और सबसे महत्वपूर्ण अभी तक के इस वीडियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रश्न है, इस यहाँ से आपको नोट्स बनाने ज़्यादा जरूरी होंगे। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ जो होगा वो सम्राट एकेडमी GZP आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या फिर राहुल एडुकेयर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। आपको नोट्स इसका बनाना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हाल ही में दिवंगत बात करते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस वर्ष में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान हुआ था? आप समझ लीजिए कि आने वाले अगले 5-6 माह में जो भी प्रश्न मतलब आपके पेपर होने वाले हैं, या तो आप ले लीजिए रेलवे कांस्टेबल का जो है, या फिर NTPC का है, या फिर आने वाले समय में जो कोई भी SSC वगैरह के भी एग्जाम्स है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, बिहार वगैरह का जो BPSC का होने वाला है TRE, वहाँ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, उनको कब शुरू वो किया गया था, 1987 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इनसे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जिसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, इनको क्या क्या सम्मान मिले हुए हैं, तो अगर हम बात करते हैं इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं, तो इनको मिला है 1987 में जो है मैंने अभी बताया कि पद्म विभूषण मिला था। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार भी इनको 1995 में मिल चुका है। ठीक है, वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी ऑर्डर, ये पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इनको 2 बार मिला है, 1993-94 में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 91 में ही इनको जो है हमारे देश के एक तरीके से इकोनॉमी का पुनर्जागरण कर दिया था इन्होंने, उसके लिए इनको पुरस्कार मिला था। उसके बाद अगर बात करते हैं तो वर्ष के वित्त मंत्री के यूरो मनी ऑर्डर के रूप में भी इनको जो है 1993 में पुरस्कार मिल चुका है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का 1956 का एडम पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ये कैम्ब्रिज से ही क्या किए थे, इकोनॉमिक्स में इनका PhD भी था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे के कुछ पुरस्कारों का, तो इनको पुरस्कारों की लाइनें मतलब समझ लीजिए, अब क्या बताया जाए, इतने ज़्यादा इनके पुरस्कार है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रश्न आपसे इनसे पूछा जा सकता है। सेंट जॉन्स कॉलेज का विशिष्ट प्रदर्शन में इनको मिला हुआ है। ठीक है, इनका जो पुरस्कार है वो मिला हुआ है आपको 1955 में। विश्व देश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति, कुछ ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत में ये किस किस पद पे रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में 1971 में नियुक्त हुए थे। उसके बाद उसी के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वित्त मंत्रालय में 1972 में ये नियुक्त हुए थे। उसके बाद सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया था 1976 में। रिजर्व बैंक के निदेशक के रूप में 1976 से लेके 80 तक काम किए थे। ठीक है, उसके बाद उसके गवर्नर, निदेशक के साथ साथ ये गवर्नर के रूप में भी थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस नंबर के गवर्नर थे, तो याद रखिएगा ये 15वें नंबर के गवर्नर थे, और कब से कब तक थे, 1982 से लेके 1985 तक। ठीक है, इसके साथ साथ ये विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है वहाँ पे भी ये अध्यक्ष का पद भार ग्रहण कर चुके हैं। ठीक है, तो इतने सारे एक तरीके से कह सकते हैं कि जगहों पे ये पदभार पे थे और इतने सारे काम इन्होंने किया था। अब अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने
इनकी सारी संपत्ति के बाद अगर बात किया जाए तो इनके देहांत के बाद अगर इनकी प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो इतने पद पे रहने के बावजूद इतना सादगी भरा इनका जीवन था कि मात्र अपने पीछे 15 करोड़ रुपए और एक मारुति 800 छोड़ गए हैं, और कुछ 3.5 लाख रुपए बताया जा रहा है कि गहनों की कीमत है जो इनके पास आभूषण के रूप में है। बस इतनी ही इनकी प्रॉपर्टी है। आज के समय के हिसाब से एक लीडर सादगी वाला अगर जीवन है तो इनका जीवन था। ये अगला क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नवीनतम भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित है? ठीक है, तो पहली बात तो ये याद रखिएगा, आपकी जो ये वन रिपोर्ट है 2023 का है, बट आप मत कहिएगा सर ये इतना पुराना क्यों है, क्योंकि 2023 का ही 2024 में आया हुआ है और ये हर 2 साल पे आती है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारत में जो वन आवरण है वो 25.17% है। ठीक है, वन और वृक्ष दोनों मिला के ध्यान रखिएगा 25.17% है। इससे रिलेटेड कुछ तथ्य आपको याद रखने पड़ेंगे। पहली बार इसको जो है वो जारी कौन करता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण जो है संस्था वो जारी करती है। ठीक है, और इस रिपोर्ट को ISFR रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसका क्या क्या का नाम है, क्या क्या रिपोर्ट में कहा गया है, तो देश का वन एवं वन आवरण जो है वो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश में भौगोलिक क्षेत्र का अभी जैसे मैंने बताया कितना है 25.17%। ठीक है, उसके अलावा इसमें बहुत सारे तथ्य हैं, ये सारे तथ्य आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, हमारे इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें 33% या उनसे अधिक वन इस समय मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, इन सबों में 75% से भी अधिक वनावरण पाया गया है इस समय। ठीक है, अगर बात करते हैं कि वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं, तो वन आवरण में सर्वाधिक जो वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य हैं वो है पहले नंबर पे मिजोरम, दूसरे नंबर पे गुजरात और तीसरे नंबर पे उड़ीसा। ठीक है, इसके साथ साथ क्षेत्र में मतलब क्षेत्र के अनुसार अगर देखा जाए तो शीर्ष राज्यों में आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे तथ्य जो हैं, सब सारे तथ्य बताने में आपको समय लग रहा है, तो आप इसका PDF जो होगा वो डाउनलोड करके इसका पूरा का पूरा रिपोर्ट बना लीजिएगा। ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछना है। अगर बात करते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण के बारे में थोड़ा सा बात कर लिया जाए कि स्टैटिक के रूप में पूछा जा सकता है, तो इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ठीक है, और इसमें भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु जो परिवर्तन मंत्रालय है उसके अधीन ये कार्य करता है। ठीक है, और बाकी इसके कितने कितने रिपोर्ट हैं ये सारी चीज़ें आपको PDF में मिल जाएंगी, आप उसे देख लीजिएगा और उसे अच्छे से पढ़ के नोट्स जरूर बनाइएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।